वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट होने वाला है और इसके दोनों पार्ट्स का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नोट्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम फोकस करने वाले मगध के ऊपर और मौर्य साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कि एक बार फिर से टाइमलाइन पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता थी जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। फिर अज्ञात काल आया जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। देन आया था वैदिक युग। वैदिक युग के बारे में पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया था, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके भी दो पार्ट थे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ये सब आपको उधर क्लियर हो जाएगा। देन लोह युग आया, ठीक है, जो कि 600 पूर्व से 600 ईस्वी तक था। इसी के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, जिस दौर में क्या हुआ था 16 महाजनपदों का विकास। अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 16 महाजनपदों का विकास हुआ, जिसमें से सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध था। और मगध के अंदर से ही स्थापित हुआ था क्या? मौर्य साम्राज्य। तो इसी के बारे में डिटेल में हमें इस वीडियो में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, ये सभी महाजनपदों की जो भी लोकेशंस है वो दी गई हैं। ये आपको मैप में अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए मगध यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर शासन किस किस का हुआ? तो देखिए, मगध पर शासन की शुरुआत हुई हर्यक राजवंश के साथ, जिसके पहले राजा थे बिंबिसार, देन आए अजातशत्रु, फिर उदयीन और नागदशक। ठीक है, इसके बाद ये साम्राज्य खत्म हो गया, यानी ये वाला जो वंश था ये खत्म हो गया। और इसके बाद कौन सा आया? शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। ये भी जल्दी ही समाप्त हो गए। और फिर आया नंद वंश। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? धनानंद था। अब धनानंद को हराकर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो हुआ क्या कि धनानंद जो था वो एक काफ़ी घमंडी राजा था। ठीक है, और इसके राज्य के अंदर ही मंत्रिपरिषद के अंदर चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य बोला जाता है, चाणक्य थे। तो इसने चाणक्य का अपमान किया और चाणक्य ने कसम खाई कि वो क्या करेंगे? धनानंद का पूरा साम्राज्य खत्म कर कर ही मानेंगे। और इसी के चलते उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त को तैयार किया। और चंद्रगुप्त को तैयार करके उन्होंने इतना शक्तिशाली बना दिया कि उन्होंने पूरे धनानंद का साम्राज्य ही खत्म कर दिया। ठीक है, यानी जो ये पूरा नंद वंश था इसे खत्म कर दिया। और धनानंद की समाप्ति के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त आया। ठीक है, अब हमें मेनली बात करनी है किसके बारे में? चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो इसीलिए इसे बोला जाता है क्या? मौर्य साम्राज्य। संस्थापक कौन थे? सेम चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद कौन आए? बिंदुसार आए। अब देखिए, वो पहले बिंबिसार था, वो अलग है, वो हर्यक वंश का था। और ये कौन है? बिंदुसार है। और इसके बाद कौन आए? अशोक आए। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक थे वो प्रभावी राजाओं में से एक थे। चंद्रगुप्त मौर्य इसीलिए क्योंकि इन्होंने स्थापना की, इनके साथ कौटिल्य थे यानी कि चाणक्य थे। और अशोक इसीलिए क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे प्रजा के लिए। इसके बीच में जो बिंदुसार थे वो इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, तो हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मेनली हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में। तो अशोक पर भी एक बार नज़र डालने, तो एक चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। ठीक है, इसके आने वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं हुए और मौर्य साम्राज्य यहीं पर क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक भारत पर भारी शासकों का राज रहा और फिर क्या आया? गुप्त साम्राज्य। तो कहने का मतलब कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। बिंदुसार इतने प्रभावी नहीं रहे। फिर आए अशोक। ठीक है, अशोक ने पूरे देश के अंदर इसको फैला दिया। ये सब अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। और अंत हो गया इनका। और इसके बाद आ गया क्या? गुप्त साम्राज्य, जिसके अंदर श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 ऐसे करके थे। ठीक है, तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर नज़र डालते हैं, जो कि क्या है? मौर्य साम्राज्य, जो हमारा मेन है। तो ये कब से कब तक था? 321 से 185 ईसा पूर्व तक। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, ये हमें पता है। किसको हराकर? धनानंद को हराकर। कहाँ स्थित है ये? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पहले राजगृह थी और फिर बदलकर क्या कर दी गई? पाटलिपुत्र। अब मगध उस दौर का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। देखिए, महाजनपद मैंने बताया था क्या होता है? जनपद वो जगह जहाँ पर लोग आकर रहने लगे, यानी एक छोटा सा गाँव। और जब वो बड़ा होता गया तो वो क्या हो गया? महाजनपद हो गया। और मौर्य राज्य की स्थापना और उसके विकास के पीछे किसका हाथ था? चाणक्य का। चाणक्य कौन थे? गुरु थे ना चंद्रगुप्त के, तो चाणक्य का हाथ था। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? अर्थशास्त्र। ठीक है, वैसे इसका नाम तो अर्थशास्त्र था, पर ये बेस्ड थी किसके ऊपर? राजनीति के ऊपर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बेस्ड थी राजनीति पे, भले इसका नाम अर्थशास्त्र था। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? यानी चाणक्य ने ही क्या किया था कि चंद्रगुप्त को तैयार किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित करवाया। यानी मगध पर जीत दिलाकर मौर्य साम्राज्य को स्थापित करवाया। उस दौर के अंदर इनका शासन कहाँ तक? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर अभी आप यहाँ पर देखें
तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये जो पूरा है ये क्या है, ये मौर्य साम्राज्य है, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक भारत है लगभग, ठीक है, इवन यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर ये पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान आ जाता है और यहाँ बलूचिस्तान आ जाता है। तो इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ था, सोचिए कि कितना ज़्यादा विकास किया था इन्होंने। सिर्फ यहाँ छोटे से मगध से ये पूरे भारत के अंदर फैल गए थे, किसके अंदर, मौर्य साम्राज्य में। इसीलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानेंगे हम कि इसकी आखिर जानकारी हमें मिलती क्या है, इसके जानकारी के स्रोत क्या नहीं, जो जो चीज़ें हमें पता है वो सब हमें कैसे पता चली। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। पहला तो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो उस समय साहित्य वगैरह बनाया गया था, ठीक है। दूसरा क्या है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, जो मैंने भी बताया कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, जबकि बेसिकली वो किस पे बेस्ड थी, राजनीति पे। तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि उस समय राजनीति कैसी थी, व्यवस्था कैसी थी, सब कुछ। तीसरा क्या था कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जानकारी है। तो यूनान का एक राजदूत था जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज, ठीक है। वो कहाँ आया था, वो चाणक्य के दरबार में आया था और उसने क्या लिखा था, कुछ जानकारियाँ लिखी थी, कुछ कृतियाँ लिखी थी, ठीक है। उनके द्वारा भी हमारे को क्या पता चलता है कि उस समय व्यवस्था कैसी थी। साथ ही साथ विशाखादत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखी थी, ये भी एक क्या है, एक तरीके का ग्रंथ है, इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ वगैरह लिखे थे, धर्मशास्त्र लिखे थे, उससे पता चलता है। जो स्तूप वगैरह, भवन वगैरह बनाए गए थे, जैसे ये स्तूप हो गया, तो इन स्तूपों पर भी जानकारियाँ उकेरी गई हैं, ठीक है, जैसे खंभों वगैरह पर, इनसे पता चलता है। इसके साथ साथ मृद भांड यानी ये जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, इनसे जानकारी मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ पत्थर पर जो अभिलेख लिखे गए हैं, देखिए जैसे ये पत्थरों पर अभिलेख लिखे गए हैं, पत्थर की शिला है उसके ऊपर अभिलेख लिखा गया है, ठीक है। और मूर्ति कला वगैरह की, मूर्ति वगैरह, सिक्के वगैरह कैसे होते थे, तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, मौर्य साम्राज्य कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारियों के स्रोत ये सब है। अगर आगे हम देखें तो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए केंद्र में, यानी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को ना अलग अलग बांटा गया था, केंद्र, राज्य, स्थानीय, सब अलग अलग था। तो केंद्रीय शासक कौन होता था, केंद्रीय शासक राजा होता था, यानी सर्वोच्च शासक, सबसे बड़ा शासक वो कौन होता था, केंद्र, वो राजा हुआ करता था। यहाँ पर एकात्मक शासन, संपूर्ण राज्य पर राजा का नियंत्रण था, यानी एकात्मक शासन था पूरे राज्य पर, यानी जितना भी बड़ा साम्राज्य था सबके ऊपर किसका नियंत्रण था, राजा का था, ठीक है। वह न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था, जैसा कि हमने देखा भी है नॉर्मली कि जितनी भी समस्या होती थी राजा के पास जाती थी और वो अपना फैसला सुनाता था। वह सेना का प्रमुख होता था और साथ ही साथ मंत्री परिषद की भी स्थापना की गई थी, यानी राजा के पास कुछ मंत्री वगैरह हुआ करते थे जो उसे सलाह देते थे। हाँ, राजा उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, पर वो चाहे तो वो मान सकता था, ठीक है। इसके बाद क्या होता था, ये तो केंद्र का हो गया। उसके बाद आता था प्रांतीय शासन। देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था ना, तो उसको छोटे छोटे ना प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रांतों का मतलब छोटे छोटे राज्य समझ सकते हैं आप, जिसके अंदर बांटा हुआ था। तो वहाँ पर शासन कैसा होता था, ठीक है, क्योंकि राजा सब कुछ तो नहीं देख सकता ना, तो इसीलिए छोटे छोटे प्रांत बना देते थे। जैसे हमारा देश है उसके अंदर छोटे छोटे राज्य बना दिए, सेम वैसे। तो प्रांतीय शासन में क्या होता था कि देखिए बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय शासन की व्यवस्था थी, ठीक है। प्रांतीय शासन को कुमार संभालता था, यानी एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जो कौन होता था, कुमार, ठीक है। कुमार के साथ उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें महामात्र कहते थे। अब कुमार अकेला तो नहीं देखेगा ना, तो उसके अधिकारी होते थे कौन, महामात्र। तो इस तरीके से प्रांतीय शासन होता था, ठीक है। अगर हम स्थानीय शासन देखें तो स्थानीय शासन में मुख्य रूप से पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा चीज़ें थी ना, क्योंकि वो राजधानी थी, वहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा होती थी, तो उसी का वर्णन किया गया, उसी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर टोटल 6 समितियाँ बनाई गई थी, यानी 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे जो पाटलिपुत्र को संभालते थे। हर डिपार्टमेंट में कितने लोग थे, 5-5 अधिकारी हुआ करते थे। इस तरीके से कुल कितने, 30 सदस्य हुआ करते थे। और ये पाटलिपुत्र में अलग अलग चीज़ों की क्या किया करते थे, देख रेख किया करते थे कि सब कुछ क्या हो, सामान्य रूप से चलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ कितना वेल मैनेज था, कितनी सोच के साथ बनाया गया था, ठीक है, उस दौर के अंदर भी। आगे अगर हम देखें तो सैन्य व्यवस्था क्या थी। देखिए विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मगध साम्राज्य में विशाल सेना थी। इतना बड़ा साम्राज्य था तो सेना भी विशाल चाहिए थी, तो विशाल सेना थी। इसकी व्यवस्था करने के लिए 30 लोगों की 6 समितियां बनाई गई थी। यहाँ पर भी 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे 30 लोगों के, जिसमें कुल कितने हुआ करते थे, 5-5, ठीक है। इस सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी और लगभग 8,000 रथ हुआ करते थे। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सेना, ठीक है।
जो 6 समितियां बनाई गई थी उनके कार्य क्या थे कि देखिए, पहली समिति का कार्य था पैदल सैनिक, यानी उसमें पैदल सैनिक हुआ करते थे। दूसरी समिति में घुड़सवार, घोड़े पे जो सवार होते हैं। तीसरी समिति में नौसेना, नौसेना का मतलब जो जल वगैरह, पानी वगैरह में लड़ाई करती है। चौथी समिति वो थी जो रथ सेना थी, रथ वगैरह पर जाती थी। पांचवी समिति वो थी जो हाथियों की सेना थी। और छठी समिति के अंदर क्या होते थे, अस्त्र शस्त्र और भोजन की व्यवस्था करने वाले लोग, यानी वो क्या करते थे, वो लड़ते नहीं थे बल्कि वो अस्त्र शस्त्र और भोजन की व्यवस्था किया करते थे बाकी सैनिकों के लिए। तो इस तरीके से 6 समितियां बनाई गई थी अलग अलग कार्यों के लिए। अगर आगे हम देखें तो न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, तो देखिए, मौर्य शासन के दौरान न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से राजा के हाथ में होती थी, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, यानी जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उसके अनुसार लगभग 18 प्रकार के अलग अलग दंड दिए जाते थे। और दंड क्या होते थे, बहुत ज़्यादा कठोर होते थे। और कठोर दंड होने के कारण राज्य में क्या होती थी, कानूनी व्यवस्था बनी रहती थी और अपराध कम होते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो राजस्व व्यवस्था कैसी थी, यानी टैक्स वगैरह की व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, जो कृषक होते थे उनसे पैदावार का 1/6 हिस्सा ले लिया जाता था। यानी अगर आप मान लो 6 टन गेहूं उगाओगे तो उसमें से 1 टन किसका, राजा का। तो पूरी फसल का 6वां हिस्सा उनसे ले लिया जाता था। आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ा भी दिया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ व्यापारियों से भेंटें ली जाती थी, कर लिया जाता था। जो व्यापारी होते थे उनसे टैक्स लेते थे, साथ ही साथ भेंट वगैरह ले लेते थे राजा। और साम्राज्य जनता पर कुछ कर लगाया जाता था, यानी जो सामान्य जनता थी उस पर भी कुछ कर लगाया जाता था। उसके बारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया। तो बात करते हैं सड़क व्यवस्था के बारे में, यानी मार्ग व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, आने जाने के लिए समुद्री एवं जमीनी दोनों मार्गों का प्रयोग किया जाता था। एक विशाल सड़क थी जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाती थी, यानी पश्चिम में तक्षशिला से पूर्व में पाटलिपुत्र तक एक बड़ी सड़क जाती थी जो क्या करती थी, इन दोनों को जोड़ा करती थी। कुछ अन्य छोटी छोटी सड़कें भी थी जो राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा करती थी। साथ ही साथ दूरी बताने के लिए सड़कों पर मील के पत्थर लगा हुआ करते थे कि अभी ये स्थान इतना दूर है, ये स्थान इतना दूर है। वो पत्थर लगे होते हैं ना कोने पे, वैसे मील के पत्थर लगा हुआ करते थे। साथ ही साथ क्या होता था कि सड़कों के किनारे धर्मशाला, पानी पीने के स्थान बनाए जाते थे ताकि आने जाने वाले राहगीर इनका प्रयोग कर सके, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता था ना, उस समय गाड़ियाँ वगैरह थोड़ी ना होती थी। तो इसी वजह से लोगों को आने जाने में टाइम लगता था, तो उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था रास्ते में की गई थी। तो उस समय प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे वहाँ पर, तो वहाँ पर उस समय मुख्य रूप से 5 राजनीतिक केंद्र थे। पहला था पाटलिपुत्र जो कि राजधानी था, दूसरा था तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। तो ये 5 प्रमुख क्या थे, राजनीतिक केंद्र थे जहाँ से राजपाट पूरा संभाला जाता था। यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये रहा तक्षशिला, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये रहा हमारा पाटलिपुत्र। तो यहाँ से यहाँ तक एक लंबी सड़क जाती थी जैसा मैंने आपको बताया। देखो, बाकी ये रहा तोसली, सुवर्णगिरी, ठीक है, और उज्जैन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या था, ये पूरी व्यवस्था थी। ठीक है, किसकी, मैनेजमेंट की। तो इस तरीके से पूरे राज्य को क्या किया जाता था, मैनेज किया जाता था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये मैप इसीलिए लगाया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन। बाकी के अदर पार्ट ज़रूर देखें, आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ कंटिन्यूसली आने वाली हैं। और लाइक छोड़कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।